हिमाचल सरकार में आयुर्वेद आयुष और खेल मंत्री माननीय श्री जगविंदर गौमा जी, हमारे साथी भोरज के विधायक शेष कुमार जी, सुजानपुर के विधायक रंजीत राणा जी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया जी, पूर्व में सीपीएस अनीता वर्मा जी, पुष्पिंदर वर्मा जी क्षेत्र के हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुमन भारती जी, सभी सम्मानित वाइस चांसलर हमारे ठाकुर साहब, हमारे मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, इस महाविद्यालय के अध्यापक, छात्र छात्राएं और सभी बुजुर्ग साहिबान। मैं तो अभी सुस्ता रहा था, मैंने सोचा कुछ देर और सुस्ता लूं, उसके बाद कुछ बोलूं, लेकिन मेरा नंबर पहले ही आ गया। और निश्चित रूप से जब हम पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो अगर कोई दोपहर के बाद जो कार्यक्रम होता था उसमें संख्या बहुत कम होती थी। तो जब हम शाम का कोई कार्यक्रम रखते थे तो विश्वविद्यालय में उसको सबक करना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन हमारा जीवन आपकी तरह छात्र जीवन से शुरू हुआ, कॉलेज से शुरू होते होते विश्वविद्यालय में पढ़ते पढ़ते एक आम परिवार से निकलकर आज मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। उस समय 8th क्लास को टाट मिला करती थी और उसके बाद 9th वाले को बेंच मिला करते थे। तो जब हम 9th क्लास में गए तो बेंच मिले, 10th क्लास में गए, पीयूसी होती थी, उसके बाद 4 ईयर की ग्रेजुएशन होती थी, जो कि न्यू एजुकेशन में दोबारा से लागू की गई है। फिर यूनिवर्सिटी में पहुंच गए तो आप डिग्रियां लेते जाओ। कोई नेता लोग थे तो डिग्रियां लेने का और एडमिशन लेने का रहता ही था, लेकिन फिर भी राजनीतिक ध्येय था। डिग्री मैंने लॉ किया तो सोचा प्रैक्टिस करूंगा, मन नहीं था, राजनीति में ही मन रहा। और छात्र जीवन से लेकर आज तक हम अपने राजनीतिक जीवन में राजनीति करते करते और जीवन के आप जैसे लोगों से मिलकर अनुभव प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि 20 महीने पहले हमारी सरकार, जब सरकार बनती है, बदलाव में हमारी सरकार बनी, तो जो अधिकारी होते हैं वो एक लेखा जोखा हमारे पास रखते हैं। और मैं तो पहली बार सीधे मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा तो मुझे अधिकारियों ने कहा 11 दिसंबर 2022 के बाद 3 दिन बाद मेरी इनके साथ बैठक हुई, पूरा हिसाब किताब लेकर आ गए और कहा कि आपके पास अगले 1 महीने में सरकार का खर्चा चलाने के लिए भी धन नहीं है। और जब मैंने पूछा, अभी तो हमारी सरकार बनी, अगर दूसरी सरकार बनती तो वो कैसे चलाते, तो एक ही जवाब था कि कर्जे पर सरकार चल रही है। तो मैंने कहा अब भी कर्जा लीजिए। तो उस समय मैं रात को सोच रहा था कि अगर हम भी रूटीन की तरह सरकार चलाएंगे तो भविष्य में युवाओं को क्या देकर जाएंगे, युवा पीढ़ी को क्या दिखाकर जाएंगे। और हमने फैसला किया कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है, जो हमारा धन है, वो कहाँ ड्रेन हो रहा है, कहाँ लीक हो रहा है, कहाँ भाग रहा है। तकरीबन 1 महीने की सोच के बाद हमने उन रास्तों को बंद करना शुरू किया और धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आनी शुरू हुई। अर्थव्यवस्था पटरी पर आने के बाद हमें एक फैसला करना था, जो हमने अपनी जनता के साथ कहा था कि जो भी सरकारी कर्मचारी है जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। देखिए, हमारी इच्छा शक्ति इस बात को लेकर थी कि आर्थिक तंगी के बावजूद भी हमने 1,36,000 कर्मचारियों को राजनीतिक लाभ ना देखते हुए, चुनाव तो 2027 में होना है, हमें उनके बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दिए, ताकि जब वो बुढ़ापे की जिंदगी जिए तो उसे ये लगे कि सरकार हमें हर महीने एक अशोर्ड इनकम दे रही है और उस अशोर्ड इनकम से वो अपने जीवन की, जब तक उसके शरीर में सांस है, वो इस तंगी में नहीं रहेगा कि मुझे मेरे पास पैसों की कमी रहेगी, उसके हर महीने अकाउंट में जाएंगे। कई बार फैसले मुश्किल होते हैं, लेकिन करने पड़ते हैं समाज के कल्याण के लिए।
और इस तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़े। और आज 20 महीने बाद मैं कह सकता हूं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। और 2032 में, क्योंकि आप युवा पीढ़ी है, ये कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य हो। किसी विषय को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं और उसकी गहराई तक जाते हैं, पूरी लगनशीलता से अगर आप उसको पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो नए विचार आपके दिमाग में आते हैं और उसको प्राप्त करने की इच्छा शक्ति आप में और अधिक बढ़ जाती है और मेहनत करके ये चीज आपको मिलती है। हमारी सरकार पूरी मेहनत कर रही है, क्योंकि वाइस चांसलर साहब मुझसे कह रहे थे, वाइस चांसलर साहब, इन्हें भी आपका भविष्य देखना है कि आप हमें क्या कितने पैसे दोगे। गर्ल्स हॉस्टल तो बन गया, क्योंकि हम खुद हॉस्टल में भी रहे हैं, डेवोड में भी रहे हैं, सही है। और गर्ल्स का मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की भी कि गर्ल्स, मैं जहां भी जाता हूँ सबसे ज्यादा टॉप गर्ल्स ही कर रही होती है। हिमाचल में भी ये ज्यादा दिखा है। और मेरे साथी जो हमारे छात्र हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक समय था जब बेटियों को घर से बाहर छोड़ने भी माँ बाप जाया करते थे, और आज एक समय ऐसा है कि हमारे जहाँ छात्र आगे बढ़ रहे हैं और छात्राएं भी आत्मविश्वास से लबालब हुई है। और ये सब क्या किस कारण हुआ? ये सब शिक्षा के कारण। सोच बदली है और जनरेशन द्वारा सोच बदली जाती है। तो जब हम मुख्यमंत्री के पद पर बैठे, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, हेल्थ में भी हम सबसे पिछड़े स्थान पर हैं। क्वालिटी एजुकेशन में, जो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन में मिलनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश खिसक कर 18वें स्थान पर पहुंच गया है। 5वीं का बच्चा दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकता। पिछले कल मैं देरा के एसडीएम ब्रो के स्कूल में गया, और आज भी मैं बच्चों को पूछ रहा था। पहले तो उनसे मैंने पूछा कि आपके शिक्षा मंत्री कौन है? 9th क्लास के बच्चे थे, और उनको अभी शिक्षा मंत्री का ही नहीं पता था। तो ये शिक्षा के स्तर में गिरावट आकर हमें इसको कैसे सुधारना है, हम इस दृष्टि से भी काम कर रहे हैं। हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल रहे हैं। तकरीबन 100 बीघा पर एक स्कूल होगा, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे। उन्हें वहाँ सुविधा खेल की भी होगी, स्पोर्ट्स की भी होगी, और दिन में उन्हें जो आहार चाहिए जिसमें प्रोटीन्स होंगे, सब प्रकार के विटामिन उसमें होंगे, तो उस प्रकार का आहार भी हम आने वाले 2-3 वर्षों में उनको स्कूल में उपलब्ध करवाएंगे। अभी हमने आंगनबाड़ी में भी पौष्टिक आहार के लिए योजना शुरू की है। हेल्थ में मैंने देखा हमारे एक भी इंस्टीट्यूशन ठीक नहीं है। कैजुअलिटी में जाते एक बेड पर 2-2 लोग पड़े रहते हैं। और अभी मैंने टाटा में और आईजीएमसी में पहले स्तर पर 2 हॉस्पिटल्स को कहा कि नर्स पेशेंट का रेशियो फिक्स होना चाहिए। पता किया, एक नर्स 12 लोगों को देख रही है, एक डॉक्टर दिन रात काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है। हमने वहां पूरी पोस्टें दी और नर्स का रेशियो 1:6 किया, और डॉक्टर की 8 घंटे ड्यूटी निश्चित करने की दिशा में हम आगे बढ़े। सब पोस्टें, और जब तक रेगुलर ड्यूटी नहीं हो जाती तब तक हमने कहा वॉक इन इंटरव्यू कर लो या आउटसोर्स पर इंटरव्यू कर लो, आपको इन लोगों को रखना है। हमें सजेशन आया कि जो स्पेशलिस्ट है वो नहीं मिलते हैं। हमने उनकी सैलरी का पैकेज भी 1.25 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया, ताकि वो बाहर ना जाए, ताकि हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़े। कई स्कूल है जिसमें बच्चे नहीं है 5वीं क्लास तक, एक भी बच्चा नहीं, स्कूल खोले हुए, और फैसला हमें करना है। तो हमने 5 से कम संख्या वाले बच्चों के स्कूलों को मर्ज करने का निर्णय लिया। जहां 0 एनरोलमेंट है, सिर्फ टीचर ही है, उन स्कूलों को हमने बंद करने का फैसला किया। क्योंकि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, और +2 तक तो आपकी बेसिक एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन और हाई एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए।
इस दृष्टि से भी हम अच्छे से काम करने की सोच रहे हैं। कॉलेज में देखते हैं कई टीचरों की पोस्टें खाली हैं, तो हमने कहा कि इनिशियल स्टेज पर, आरंभिक स्तर पर आपको हम चाहे आवरली बेस पर कोई भी व्यक्ति चाहेगा, अगर कोई छुट्टी जाता है 2 घंटे की, तो उसको पढ़ाई की सुविधा घंटे के आधार पर हम उसको दे देंगे कि लेक्चरर को 1000 रुपया पर पीरियड काम देने की योजना ला रहे हैं। ये टेम्परेरी भी होगा जब तक परमानेंट नियुक्तियां कमीशन के माध्यम से नहीं हो जाती, तो ये सब लागू हम करने जा रहे हैं। अभी हमने 850 स्कूल एक्सीलेंस के बनाने के लिए निर्देश दिए हैं, और हमारे पास हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि जो प्रिंसिपल बन जाता है, जो उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट बन जाता है, उसको भी एक आधी क्लास पढ़ानी चाहिए, ताकि हमारी जो टीचरों की अभी कमी है उसको हम पूरा कर सकें। उसी तरह हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की बात करना चाहता हूँ। 70% हिमाचल की जनता गांव में रहती, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारी सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे होगी? जब गांव के लोगों के हाथ में पैसा है। आप हमारे 2 बजट देखिए, उन 2 बजट में हमने अपनी दिशा को तय किया है। पहले बजट में हमने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हम हिंदुस्तान का ग्रीन राज्य बनाएंगे। क्लाइमेट चेंज का इतना ज्यादा असर हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कभी क्लाउड बर्स्ट इतने ज्यादा नहीं होते थे जितने अभी हुए। मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर से भी बात की कि हमारी सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर इसका अध्ययन करना चाहिए। मैं समेज में गया, रामपुर में, और मैंने देखा इतना ज्यादा क्लाउड बर्स्ट हुआ कि जैसे वाटर बम लगा था। एक पूरा गांव उस क्लाउड बर्स्ट में समा गया। 55 परिवार हमको छोड़कर चले गए। हंसते खेलते गांव के लोग, पता भी नहीं था कि अगली सुबह हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो ये क्लाउड बर्स्ट का भी फर्क पड़ रहा है, और आप लोगों की जिम्मेवारी, चाहे वो फॉरेस्ट्री है, चाहे फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, हमारी बढ़ती जा रही है। कैंसर में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा, कैंसर के नॉर्थ ईस्ट के बाद हमारी जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो नंबर 2 हिमाचल प्रदेश बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर चीज में स्प्रे, सब चीजों में केमिकल का यूज हो रहा है। कैसे ऑर्गेनिक खेती की दिशा में बढ़े? हमने इस बार बजट में गेहूं का मूल्य 40 रुपए किलो और मक्की का मूल्य 30 रुपए किलो निर्धारित किया है, जो कि गोबर से पैदा हुई खेती होगी, जिसमें यूरिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस प्रकार हमने उसको पहले सपोर्ट प्राइस दिया। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना। दूसरा, गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो गांव में पशुपालक हैं, जो गाय से दूध दूहते हैं, उनको कहा कि मिनिमम 45 रुपए किलो हिमाचल प्रदेश सरकार दूध खरीदेगी। भैंस का दूध 55 रुपए किलो खरीदेगी। ये सब प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए योजनाएं हैं। ये सब चीजों पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप कई बार सुनता होगा, मैं कई बार कहता हूं कि हम व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजरकर आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर जा रहे हैं। हम ये सब चीजें, प्राकृतिक खेती, दूध का सपोर्ट प्राइस, ग्रीन टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इंडस्ट्री, हमारी जलवायु और हमारी भौगोलिक स्थिति को देखकर लगनी चाहिए। अभी हम ई व्हीकल की परियोजनाएं लेकर आए सभी सरकारी दफ्तरों में। अभी कुछ दिनों में, अगले हफ्ते हम 100 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हर सरकारी दफ्तर में देने जा रहे हैं। हमने सरकार के क्षेत्र में डीजल को बंद करने की कोशिश की। थर्मल से जो बिजली पैदा होती है उसको हम छोड़कर ग्रीन स्टेट की तरफ बनने जा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में हम हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश बनने जा रहा है जो ग्रीन हाइड्रोजन, जो फ्यूचर की एनर्जी है, उसमें हम 1 मेगावाट का ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ बद्दी में प्लांट लगाने जा रहे हैं। ये सब भविष्य में आप लोगों के काम आएंगे। सोलर में हमने पहला प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में आजादी के बाद 32 मेगावाट का बेकुबाला में लगाया, जो कि 4 महीने में बनकर तैयार हो गया। तो सब चेंजेस, सब हिस्ट्री से चेंज आने में थोड़ा समय लगेगा। 2 ही सेक्टर है जहां हम आगे बढ़ सकते हैं। पहला है टूरिज्म
दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रो, और तीसरा ये है जो आपका हॉर्टिकल्चर, ये तीसरा सेक्टर है। फूड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक का मैं इनसे माननीय वाइस चांसलर साहब से बात कर रहा था। बायोटेक्नोलॉजी के साथ एक हमें स्ट्रीम बायो इन्फॉर्मेटिक की भी खोलनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी उसके आधार पर, इन्फॉर्मेशन के आधार पर बहुत अधिक जा रही है। तो वाइस चांसलर साहब ने कहा है कि हम इस बारे में आगे विचार करें। अमेरिका में बायो इन्फॉर्मेटिक में बहुत रिसर्च हो रहा है, जर्मन उसमें हमारे से ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, हम फूड टेक्नोलॉजी में अच्छा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भविष्य की चुनौतियों के साथ और भविष्य की सीख के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये सब चीज़ें आपके भविष्य से जुड़ी है, और आने वाले समय में काफ़ी पोस्टें हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड निकलने वाली है, क्योंकि कई हमारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइंस पे है। उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करना है, कैसे करना है, वो भी मैं वाइस चांसलर साहब से बात कर रहा था कि जो हमारे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट है वो यूनिवर्सिटी को रिसर्च करने के लिए दिए जाएं, और यूनिवर्सिटी में नर्सरी के लिए दिए जाएं। तो मैं उसमें अभी कल परसों अपने जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मीटिंग लूंगा, तो उसमें आपको मैं बुलाकर उन्हें डायरेक्शन में दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं खुद एनएसयूआई में रहा हूँ, छात्र जीवन में रहा हूँ, युवा जीवन में रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस भी जीवन के पड़ाव में गया वहाँ मैं राज्य का अध्यक्ष रहा। तो जो इन्होंने कहा है हमारे वाइस चांसलर साहब ने कि यहाँ बॉयज हॉस्टल भी होना चाहिए, और आज जमाना कोविड का है और अच्छी बात है, होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं 2 करोड़ रुपया आपसे बॉयज हॉस्टल में इसलिए कि आप लोग पर दूंगा अभी के बजट से कट करके, क्योंकि अभी हम आर्थिक पर आपका हॉस्टल बन जाए 2 करोड़ से तो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप 150-200 बच्चों का, पर थोड़ा सा ना क्यूबिकल रूम्स की तरफ भी जाना पड़ेगा, डॉर्मेट्री के अलावा क्यूबिकल रूम्स की तरफ। बच्चे अब अपना इंडिविजुअल भी चल रहे हैं, तो 2-2 बच्चों का वो ये हो, और उनका वॉशरूम भी साथ हो ना, तो ये अब भविष्य की जो युवा पीढ़ी इस दिशा में ज्यादा सोचती है, हमें ये भी देखना है। तो मैं चाहूंगा कि अभी आपको हम 2 करोड़ इस साल दे देंगे, और उसके बाद आप उसका शिलान्यास कर जाएंगे। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय